जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वैल्यू व्यू आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब तक हम लोग इंडियन पॉलिटी की बेसिस क्लासेस लगभग 6-7 क्लासेस कर चुके हैं। आज का जो क्लासेस वो लेक्चर नंबर 8 है, वह इंडियन पॉलिटी की बेसिक क्लास का है। आज के क्लास तक लगभग हम लोग जो भी एक टर्मिनोलॉजी होते हैं, कुछ शब्द के कुछ मीनिंग होते हैं जो इंडियन पॉलिटी को समझने में सहायक होते हैं, उसको आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से लगभग 8-9 लेक्चर में हम लोग इसको ऑलमोस्ट खत्म कर दिए। आने वाला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग अब बात करेंगे जो खास करके रेगुलेटिंग एक्ट है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डेवलप हुए, कैसे रेगुलेटिंग एक्ट आए, उसकी पूरी बेसिक से लेकर के पूरी डिटेल को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले मैं ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बताने का प्रयास करता हूं। देखिए, खास करके जब हम सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करते हैं, खासकर यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस का, तो उसमें सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो होती है अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा जाए। क्योंकि जब हम चीजें का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो लगभग कुछ न कुछ समयों के बाद हमारी जो भी तैयारी होती है, जो निरंतरता होता है, उस निरंतरता के बावजूद भी हमें कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि अब ये चीजें शायद हमसे ना हो पाए। यकीन मानिए, सिर्फ आपके साथ नहीं होता है। जो लोग सक्सेस होते हैं, जिनकी रिजल्ट आती है, जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, सबके साथ ये प्रॉब्लम होता है। और आपको जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि खासकर जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो लोग होते हैं, जिनकी रैंक फर्स्ट आती है, ये उनको भी पता नहीं होता है कि मेरा फर्स्ट रैंक आने वाला है। तो इसलिए अपना जो प्रिपरेशन है उसको निरंतर बना के रखिए। कोई शॉर्टकट, किसी भी प्रकार का जो शॉर्टकट जो होता है ना, उसको ना अपनाएं। थोड़ा सा डिले करें, हो सकता है कि आपको एक अटेम्प्ट ज्यादा लगे, लेकिन पूरे व्यवस्थित के साथ पूरे अपने सिलेबस को करने के बाद एग्जाम में अपियर हो और अपना रिजल्ट सिक्योर करें और लाइफ में अपने आप को जो भी आपने मोटिव बनाया है उसको अचीव करने का प्रयास करें। एक छोटी सी उदाहरण मैं आप लोगों के समक्ष प्रेजेंट करूंगा कि खासकर आप लोग किसी बिल्डिंग में जाइए। बिल्डिंग में दो चीजें होती है, एक होता है सीढ़ी के माध्यम से चढ़ना और एक होता है लिफ्ट के माध्यम से चढ़ना। सीढ़ी के माध्यम से जब हम चढ़ रहे होते हैं तो हमको पता होता है कि कैसे कैसे कौन से फ्लोर पर कैसे जाना है, क्या प्रोसेस है। लेकिन जब आप लिफ्ट पर चढ़ रहे होते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि हमें इसके बाद कहाँ जाना है, इस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप है। यानी मान के चलिए कि अगर आप बिल्डिंग नंबर 1 से बिल्डिंग नंबर 4 पर जाना चाहते हैं तो आप लिफ्ट में बैठे और बिल्डिंग नंबर 4 का बटन क्लिक किया और आप वहां पहुंच भी गए। लेकिन वहां पहुंचने के बाद क्या आप बिल्डिंग नंबर 1 से 4 का जो बीच का जो दायरा है उसको कैसे ट्रेवलिंग किया गया, इसमें किस प्रकार की चीजें हो रही थी, ये आप इसको नहीं समझ पाए। और वहीं जो आदमी अगर सीढ़ियों से चढ़ के गया, हो सकता है कि उसको बिल्डिंग नंबर 4 पर जाने में आपसे ज्यादा समय लगा हो उस आदमी को, लेकिन उसको पता है कि सीढ़ी से अगर मैं नीचे गिर गया या उस बिल्डिंग से मैं नीचे गिर गया तो उसको पता है कि कैसे ऊपर चढ़ के जाना है। मान लीजिए कि किसी दिन अगर लिफ्ट खराब हो गया, अगर आपको बिल्डिंग नंबर 4 पर जाना है, आपको सीढ़ी का आइडिया नहीं है, तो सोचो कैसे जाएंगे। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन है। अगर अपने जीवन में अगर आप सफल हो भी जाते हैं किसी के माध्यम से, किसी अप्रोच से, तो वो एक प्रकार की लिफ्ट नहीं मानी जाएगी। अगर जब आप वहां से गिरेंगे ना तो आपके पास रास्ते नहीं होंगे फिर से उस जगह पर पहुंचने के लिए। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। मैं पर्सनली एक बहुत ही फेमस एक्टर हैं बॉलीवुड के, अमिताभ बच्चन, मैं उनका पर्सनली बहुत बड़ा फैन हूं। क्यों? क्योंकि मुद्दा यह है कि इस इंसान में यही सबसे बड़ी काबिलियत। क्योंकि जब आप जीवन में लगातार सक्सेस हो रहे होते हैं ना, तो आपको हारने की अहमियत आपको पता ही नहीं चलता। ये इंसान एक समय पीक पर जाता है लगभग 80 के दशक में, और 90 के दशक में इनकी इकोनॉमिकल कंडीशन इतना खराब होता है और फिर से
स्ट्रगल करके फिर से अपने आप को उस मुकाम पर पहुंचा देना जहां से वो गिरे थे, ये बहुत बड़ी बात होती है। और कहीं ना कहीं इसलिए तो इनको महानायक कहा जाता है। तो अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार का शॉर्टकट बिल्कुल ना अपनाएं। आप शॉर्टकट अगर नहीं अपनाते हैं तो आप कहीं से भी अपना लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं, अपने एम को अचीव कर सकते हैं। एक व्यवस्थित स्वरूप के साथ एक सच्चा जो जिस प्रकार से जो एक रास्ता होता है, उस रास्ते के अकॉर्डिंग जब आप अपने जीवन का कदम बढ़ाते हैं तो यकीन मानिए थोड़ा सा देर तो होता है, लेकिन सफलता आपके पास इंश्योर हो जाती है। चलिए एनीवे, अब आते हैं अपने आज के इस विषय वस्तु पर। क्या है आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी अब तक पूरे वीडियो आप लोग देख लिए होंगे, तो मुझे डेमोक्रेसी को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। दुनिया में अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम, और उस अलग अलग सिस्टम के अनुसार डेमोक्रेसी को कुछ भागों में कुछ राजनीतिक विज्ञान के जो विद्वान हैं इसको बांटने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले इस कैटेगरी को समझते हैं और फिर इसको देखते हैं कि भारत में कौन सी कैटेगरी है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक एंड गवर्नमेंटल कॉन्टेक्ट। क्या है मतलब कि अगर जनता, मैं इसको थोड़ा सा हिंदी भी यहां लिख देता हूं, जनता व शासन के आधार पर, शासन और जनता के आधार पर एक होता है आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष लोकतंत्र और इनडायरेक्ट का मतलब होता है आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। आपको पता है आसान भाषा में कि डेमोक्रेसी वही होती है जिसमें जनता सुप्रीम होती है, यानी हर एक पावर जो होता है वह जनता में ही निहित होता है। तो लगभग अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी की जब अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि जो जनता होती है वह डायरेक्ट वह हिस्सा, जो मतलब जिस प्रकार के अगर लॉ वगैरह बनाए जाने होते हैं या कोई मतलब विधि व्यवस्था बनाया जाना होता है, तो इसमें जो जनता होती है वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है, उसमें डायरेक्ट भाग लेती है। इस प्रकार के सिचुएशन, इस प्रकार के कंडीशन वहां डेवलप होते हैं जिस देश की आबादी कम होती है। आपने नाम सुना होगा ग्रीस वगैरह देशों का, तो वहां की आबादी लगभग बहुत कम है। लगभग आप कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्री वगैरह का भी कुछ उदाहरण के रूप में ले सकते हैं जिनकी आबादी काफी कम मानी जाती है। तो वहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो पॉसिबल है। थोड़ा सा मैं इसको और क्लियर करने का प्रयास करता हूँ जिन लोगों को थोड़ा सा, जब बिगनर लोग होते हैं तो छोटी छोटी चीजें भी समझने में समस्या होती है। यहाँ पर जो भी लोग बिगनर हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि आपकी जगह पर जो लोग पहले जो एक्सपीरियंस आज के समय में मांगते हैं, वो लोग भी जब इस बेसिक चीजों को पढ़ रहे होते हैं तो उनको भी इसी प्रकार की समस्या होती है। तो बिल्कुल अपने आप को नीचे दिखाने का प्रयास न करें, बिल्कुल अपने आप को ये ना समझे कि हमको नहीं समझ में आ रहा है। ये सिविल सर्विसेज का मतलब है कि चीजों को बार बार चीजें आपको रिपीट होना चाहिए। और सिविल सर्विसेज में क्या है कि आपके सोर्स कम होना चाहिए, रिवीजन ज्यादा होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग उल्टा कर देते हैं, सोर्स ज्यादा कर लेते हैं, रिवीजन कम हो जाता है। तो जब आप अगर सोर्स ज्यादा बढ़ाएंगे तो रिवीजन कर ही नहीं पाएंगे, और रिवीजन नहीं कर पाएंगे तो उस टॉपिक से आप अपने आप को क्या कहते हैं उसको मजबूत बना नहीं पाएंगे उस टॉपिक को लेकर के, तो आपके लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो लगभग अगर जनता अगर डायरेक्ट किसी चीज में अगर पार्टिसिपेट करने लगे शासन व्यवस्था में, तो उसको हम लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी के तहत मानते हैं। लेकिन वहीं जब अगर आप इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की जब अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो जनता होती है, आपकी जो पीपुल है, वह आपका शासन व्यवस्था में या जैसे लॉ वगैरह बनाने हैं उसमें आपका वह डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करती है, वह इनडायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है। आप पूछेंगे कैसे इनडायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है, तो जैसे अगर मैं कहूं कि जैसे आपके कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई कानून बनाया जाना है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून बनाना चाहती है, तो कैसे बनाएगी? इसके जो लोकसभा के मेंबर होंगे और कुछ राज्यसभा के मेंबर होंगे, इन्हीं दो सदनों में डिस्कस होगा
और डिस्कस होने के बाद प्रेसिडेंट को ये चीजें पास कर दिया जाएगा और प्रेसिडेंट का साइन हो जाएगा, वो एक कानून बन जाएगा। लेकिन ये लोकसभा में मेंबर कौन है? जिनको बोला जाता है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन होते हैं? जिसको जनता चुन कर भेजती है, मतलब जो पीपल है, जो जनता है, वही तो चुन करके एमपी बनाती है और यही एमपी लोग कानून बनाते हैं। तो क्या जनता उस कानून बनाने की कंडीशन में क्या वहां खड़ा थी? बिल्कुल नहीं। लेकिन जो एमपी बने थे उस एमपी को भेजने वाली तो जनता ही है। चलिए ये तो केंद्र स्तर पर हो गया, विधान सभा के स्तर पर इसको समझने का प्रयास करिए। कोई भी स्टेट है तो कोई स्टेट में अगर कानून बनाए जाते हैं तो कैसे बनाए जाते हैं? वहां भी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, एमएलए होते हैं, विधायक होते हैं, वो भी अपने अपने क्षेत्र से चुनाव जीत करके जाते हैं, उसमें भी लोग वोट करते हैं। तो लगभग ये क्या है? ये है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी जनता का इसमें भी है, क्योंकि जनता उसी को सपोर्ट किया है जो जनता के मनोभाव को समझ रहा है, जिसको जनता पसंद कर रही है। अब आप लोगों में से कुछ लोग ये भी बात कहेंगे कि ये जरूरी नहीं है कि जिसको जनता पसंद कर रही है वही विनर होते हैं। ये भी आपका बात, मैं आपके बात से एग्री करूंगा, क्योंकि अभी ट्रांसपेरेंसी हमारे अंदर उतना डेवलप नहीं हुआ है। आज भी हम लोग कास्टिज्म के आधार पर वोट करते हैं, पैसे के आधार पर वोट करते हैं, रिलीजन के आधार पर वोट करते हैं। और जब तक इस प्रकार की मेंटेलिटी हमारी रहेगी तो जिस उद्देश्य से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उस उद्देश्य को हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लेकिन इस प्रकार की एक्टिविटी आपके डायरेक्ट डेमोक्रेसी में नहीं देखी जाती है। अब सोचिए कि जिस प्रकार से पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है, अगर उतनी बड़ी पॉपुलेशन, अगर ये पूरी जनता अगर कानून बनाने में सदन में अगर बैठने का प्रयास करे तो क्या उतना बड़ा सदन बनाना पॉसिबल होगा? आप भी बोलेंगे कि नहीं, संभव नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमें चाहिए कि एक इनका प्रतिनिधि चुना जाए, वहीं प्रतिनिधि के तौर पर आप वो एमपी को माने, एमएलए को माने, व्हाटएवर जो भी माने, ये अपनी बात को रखेंगे। चलिए, तो लगभग हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक एंड गवर्नमेंटल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर जो डेमोक्रेसी होता है उसको हम लोगों ने समझ लिया। अब आते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी, विचारधारा के आधार पर डेमोक्रेसी के कितने प्रकार हो सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर विचारधारा किसको कहा जाए, आइडियोलॉजी किसको कहा जाए। तो देखिए, थीसिस होता है एक चीज है, अगर मैं कोई चीजें अगर अपने एक आइडिया दूं आप लोगों को कि ईश्वर एक है, मैंने अगर कहा कि ईश्वर एक है, ये मेरा एक ओपिनियन है, एक मेरा थीसिस है। अगर आप मेरी इस बातों से सहमत हैं तो मेरा विचार है, लेकिन इस मेरे विचार को आप फॉलो करने लगे और इसको आप शेयर करने लगे और शेयर करने वालों की संख्या काफी बढ़ जाए और मेरे इस बातों को आधार मान करके एक प्रिंसिपल बन जाए, तो हम उसको बोलेंगे कि विचारधारा है। तो उसी को बोला जाता है आपका विचारधारा। तो आप इस विचारधारा को देने वाले बहुत सारे लोग हो गए, बहुत सारे थिंकर हो गए। जैसे आपने कार्ल मार्क्स को आप पढ़ेंगे तो उनका भी एक आइडियोलॉजी माना जाता है। आप गांधी को पढ़ेंगे तो गांधीज्म भी लिखा जाता है। नेहरू के बारे में पढ़ेंगे तो नेहरू की भी एक विचारधारा है। तो लगभग ये सारा चीजें हैं कि जो लोगों ने अपना कुछ थीसिस दिया और उस थीसिस के कुछ लोग फॉलो करने वाले हो गए, तो उसको हम लोगों ने माना विचारधारा। अगर इस प्रकार के किसी लोगों का जो थीसिस हो, उस थीसिस को आधार मान करके अगर डेमोक्रेसी को बांटने का प्रयास किया जाए तो दो भाग इसके हो सकते हैं। एक होता है आपका लिबरल डेमोक्रेसी और दूसरा होता है आपका सोशलिस्ट डेमोक्रेसी। अब लिबरल और सोशलिस्ट डेमोक्रेसी को कैसे समझा जाए? अब लिबरल का हिंदी होता है आपका उदारवादी लोकतंत्र और आपका सोशलिस्ट का मतलब होता है आपका समाजवादी लोकतंत्र। अब जो खास करके जो थिंकर लोग हैं और जो लिबरल डेमोक्रेसी को जो बढ़ावा देने की बात करते हैं, इस प्रिंसिपल से एग्री हैं, वो लोग दो बात करते हैं, एक इंडिविजुअलिज्म और एक है फ्रीडम।
स्वतंत्रता और मानवता। ये प्रिंसिपल देते हैं कि अगर जिस डेमोक्रेसी में अगर मानव को सर्वश्रेष्ठ माना जाए, मतलब ह्यूमन को ज्यादा माना जाए और उसकी स्वतंत्रता को ज्यादा फोकस किया जाए, और जो डेमोक्रेसी इस दो बातों को आधार बना करके अगर चलती है तो उसको हम उदारवादी लोकतंत्र के रूप में मानेंगे। आप कहेंगे कि थोड़ा सा और इस बात को क्लियर कीजिए, चीजें और क्लियर हो तो थोड़ा सा और अच्छा लगे। चलिए इसको और थोड़ा सा और अच्छे तरीके से करते हैं। अब ये मानवता का क्या मतलब हो सकता है? अब जैसे मैं कहूं कि जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ेंगे तो उसमें कुछ राइट्स की बात की जाएंगे। जैसे मैं कहूं कि फंडामेंटल राइट है। ये फंडामेंटल राइट ऐसा है, इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक सिर्फ फंडामेंटल राइट की बात कहा गया है, जिसमें एक मानव जो है उसकी एक रियल में नीड जो होनी चाहिए उसको फुलफिल करने का प्रयास किया गया है। तो अब क्या हो सकते हैं? जैसे मैं कहूं राइट टू इक्वलिटी, यानी समानता का अधिकार, यानी संविधान के नजर में चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी मेल हो या फीमेल हो, किसी भी जेंडर का हो, सब कोई समान है। तो क्या आप इस मानवता से जुड़ पा रहे हैं? क्या मानवता कब एक दूसरे के साथ अटैच होती है? और आज के समय में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं अगर इंसान दुखी है तो कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअलिज्म पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट हमारे द्वारा ही क्रिएट किए जाते हैं। कभी कभी हम अपने डिबेट में कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं अपनी पर्सनल प्रॉफिट के लिए, अपने एग्रेसिव जो मेंटेलिटी है उसको दिखाने के लिए, लेकिन हम ये सोचते नहीं हैं कि इस शब्द का इंपैक्ट सामने वाले पर क्या पड़ेगा। क्या आपने जो शब्द बोला, क्या उसका नेगेटिव इंपैक्ट अगर किसी ह्यूमन पर अगर पड़ रहा है तो वह शब्द आपको नहीं बोलना चाहिए। अगर एक ही समाज में अगर कोई इंसान अपने आप को रिलीजन के आधार पर ऊपर मानता है और दूसरे रिलीजन वाले को नीचे दिखाने का प्रयास करता है, इसका मतलब है कि वहां पर समानता नहीं है। तो यानी जो लोग अपने आप को ऊपर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो जो लोग नीचे हैं उनको दुखी होगा, दुख होगा। और जब दुख होगा तो इसका मतलब है कि मानवता वहां पर होगी ही नहीं। अगर मानवता नहीं होगी तो वहां पर जो भी एक भाईचारा, जो एक बॉन्ड बनता है दो लोगों के बीच में, वह नहीं बनेगा। तो लगभग अगर इस चीज को, इसलिए हमने फंडामेंटल राइट में इस प्रकार की चीजें लिखा गया है। जैसे आप राइट टू रिलीजन, हर आदमी को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का पूरा हक दिया गया है, और इसके लिए आपके आर्टिकल 25 से लेकर के आपके 28 तक इस सारा डिटेल आपको बताया गया है। आप देखेंगे कि आर्टिकल 19 से लेकर के 21-22 के आसपास आपके राइट टू फ्रीडम की बात कहा गया है, जिसमें आपको ये अधिकार है कि आप अपने बातों को किसी के सामने रख सकते हैं, कोई आपको दबा नहीं सकता है। अब यही क्या है, हर आदमी की बेसिक नीड है, और बेसिक नीड, अब सोचिए अगर इसी प्रकार की चीजें आखिर फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक केवल राइट टू इक्वलिटी पर फोकस करने का क्यों प्रयास किया गया? क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि पहले हम लोग समानता डेवलप करें, और असमानता डेवलप होने से ही कहीं ना कहीं मानवतावाद पर चोट पहुंचता है, और मानवतावाद पर जैसे ही चोट पहुंचेगा, यकीन मानिए वहीं पर समस्या उत्पन्न हो जाती है, और एक दूसरे का जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, एक प्रॉपर जो बॉन्डिंग होती है वो खत्म हो जाती है। तो ये है आपकी लिबरल डेमोक्रेसी। अब लिबरल डेमोक्रेसी में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर जिस देश में इस प्रकार की चीजें होगी वहां पर माना जाएगा कि वहां पर लिबरल डेमोक्रेसी है। जैसे अगर जहां पर मीडिया की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए, जहां मीडिया कोई रेगुलेटरी
रेगुलेटरी सिस्टम तो होना चाहिए कि वो गलत ना करे, लेकिन ये नहीं है कि सरकार उसको अपने फेवर में ले ले, सरकार जो कहे वही मीडिया बोले। तो यही गलत बात है कि अगर जहां पर अगर मीडिया निष्पक्ष है, सरकार का उस पर किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं है, सरकार उसको अपने फेवर में नहीं रखती है, तो एक प्रकार का सिंबल है लिबरल डेमोक्रेसी का। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अब पता चला कि आप कहीं आपको चुनाव में जाना है, आपको वोट देना है, आप गए, पता चला कि आपकी जगह पर कोई दूसरा कोई वोट देकर के चला गया, तो ये भी तो इंपॉर्टेंट नहीं कहा जाएगा कि इसको आपको समझना पड़ेगा चीजों को, कैसे इस चीज को अच्छा किया जाए। अगर आपको राइट टू वोट, ये आपका अधिकार है, दूसरा कोई क्यों देगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगभग आप देखेंगे कि लगभग राइट टू वोट उनका अधिकार है, लेकिन वो वोट देने ही नहीं जाते हैं। ये भी अपने आप में बड़ी चैलेंजेस है, एक प्रकार की ये भी समस्या है। तो लगभग इन सारी चीजों को समझना, लगभग कुछ सोशल ग्रुप हैं, प्रेशर ग्रुप हैं, उनको ये चीजें अधिकार मिलना चाहिए कि हाँ वो अपने भी बातों को रखें। दूसरा ये चीजें है कि एक नियमित टर्म के आधार पर इलेक्शन होना चाहिए, डिक्टेटरशिप नहीं होना चाहिए। दूसरा ये चीजें है कि जैसे अब जब इलेक्शन हो रहे होते हैं तो इलेक्शन के समय में बहुत सारी चीजें होती है। जैसे आप देखते हैं कि बूथ कैप्चर किया जाना, अब तो चीजें नहीं हो रही है, लेकिन आप एटीएम सेशन के पहले के जमाने में आप कभी आप अपने सीनियर से पूछिएगा, अपने घर वालों से पूछिएगा तो लोग बताएंगे। चलिए दूसरा अदर कोई और भी मतलब इसमें कुछ बातों के आधार पर समझा जा सकता है कि लिख में जिसमें एक से ज्यादा पार्टी हो किसी देश में, क्योंकि एक से ज्यादा पार्टी होगी तो रूलिंग पार्टी को वो क्रिटिसाइज करेगी, क्योंकि आम जनता इतना होशियार नहीं होता कि वह सरकार के बातों को समझ पाए, क्योंकि सरकार की सारी बातें एक कम पढ़े लिखों को ज्यादा पसंद आने लगती है। तो इनकी करतूतों को मतलब जनता के सामने लाने के लिए एक ऑपोजिशन पार्टी का भी होना चाहिए। तो लगभग इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार के अगर कंडीशन जहां पे डेवलप हो रहे हैं तो उसको लिबरल डेमोक्रेसी के रूप में जाना जा सकता है। अब आते हैं सोशलिस्ट डेमोक्रेसी। अब देखिए सोशलिस्ट नहीं है कि लगभग इसमें एक प्रिंसिपल है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, मतलब धन का समान बंटवारा किया जाए। और जो सोशलिस्ट डेमोक्रेसी वाले हैं वो लिबरल डेमोक्रेसी वाले को धन तंत्र बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका आरोप है कि जो लिबरल डेमोक्रेसी होता है उस लिबरल डेमोक्रेसी में सब कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता। जैसे एक आम आदमी को अगर एमपी का इलेक्शन लड़ना है तो क्या वह लड़ सकता है क्या? आप ही कुछ सोचिए, क्या उसको टिकट मिल सकते हैं क्या? क्या किसी को एमएलए का चुनाव लड़ना है तो क्या एक आम आदमी एमएलए का चुनाव लड़ सकता है इतनी आसानी से? आप लोग में से कुछ लोग कहेंगे हाँ क्यों नहीं लड़ सकता है, निर्दलीय लड़ लीजिए, उससे कुछ नहीं होता है। क्योंकि हमारा देश जो है वह रिलीजन के आधार पर बढ़ता जा रहा है, और रिलीजन के आधार पर बढ़ता जा रहा था। अब जिस किसी पार्टी का अगर हिस्सा बनेंगे और वह पार्टी जिस धर्म से अपने आप को जोड़ती है उस धर्म वाले लोग आपके भर भर के वोट करेंगे, आप जीत जाएंगे। क्योंकि जिस प्रिंसिपल से, जिस उद्देश्य से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, उस उद्देश्य के अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता है काफी हद तक की चीजें उसके अकॉर्डिंग चलाई जा रही है। किसी किसी मुद्दे पर विचार अलग अलग हो सकते हैं। अगर मेरी बातें आप लोगों में से किसी को पर्सनली बुरी लग रही है तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। जब चीजें धीरे धीरे भी अगर जब आप चीजों को समझेंगे और बातों को गहराइयों को समझेंगे तब आपको ये चीजें लगेगी हाँ सर जो अगर बता रहे थे तो कुछ ना कुछ पॉइंट को आधार मान के ही बता रहे थे। एनीवे, लेकिन ये सारी बातें जो होती है एग्जाम में लिखने के लिए नहीं होती है, ये जस्ट आपको ये चीजें जानना होता है। चलिए एनीवे, तो लगभग जो इसमें प्रयास किया जाता है कि जितने जनता होंगे और जनता को सबसे पहले वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट कर दो और सबको समान अधिकार दे दो।
अगर किसी को इलेक्शन लड़ना है तो सब कोई लड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पैसा एक क्राइटेरिया है, किसी के पास पैसा ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की चीजें जो होती है वह आपके सोशल डेमोक्रेसी में होती है। अब लास्ट बात है ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब कुछ पार्टियों के आधार पर भी डेमोक्रेसी को बांटा जाता है, जैसे सिंगल पार्टी सिस्टम, डबल पार्टी सिस्टम और मल्टीलेटरल पार्टी सिस्टम। जिस देश में केवल एक पार्टी हो उसको सिंगल पार्टी कहते हैं, जहां पर दो पार्टी हो उसको डबल पार्टी, जहां दो से ज्यादा हो उसको मल्टीलेटरल पार्टी के रूप में जाना जाता है। जैसे मैं सिंगल पार्टी की बात कहूंगा, आप लोग उसमें से कुछ पहले से समझ लिए होंगे, हाँ सर अब क्या कहने वाले हैं, हाँ जो आपके दिमाग में चल रहा है मैं वही कहने वाला हूं, चाइना। अब चाइना में आप देखेंगे कि सिंगल पार्टी सिस्टम है। अब जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, एक ही पार्टी, उसमें से ही मतलब प्रेसिडेंट बनेंगे, जो भी बनेंगे, लेकिन उसी में से बनेंगे, दूसरा कोई अपोजिशन वाले पार्टी होगा ही नहीं। तो जिस देश में केवल एक ही पार्टी होती है उसको बोला जाता है सिंगल पार्टी सिस्टम। आप भी एक बात याद कर रहे होंगे, इसमें से कुछ लोगों को शायद दिमाग की बत्ती जल रहा होगा कि कभी कभी चाइना अपने आप को कम्युनिस्ट कहता है, लेकिन ये भी कहता है कि हम कम्युनिस्ट रूप में डेमोक्रेसी हैं। तो देखिए कि डेमोक्रेसी का एक पार्ट है कि एक सिंगल पार्टी के आधार पर वह अपने आप को कम्युनिस्ट है, लेकिन इस डिवीजन के आधार पर अगर पहला फेज को अगर समझने का प्रयास किया जाए तो जो अपना वह थीसिस देता है तो कहीं ना कहीं उसका इंटरलिंकिंग इस आधार पर भी हो सकता है। ये होता है कि ड्यूल पार्टी सिस्टम, जिसमें दो पार्टियों की ज्यादा बहुमत मानी जाए, उन्हीं की मतलब सबसे ज्यादा चलती हो। जैसे मैं ब्रिटेन का उदाहरण ले लूं, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अगर बात कर लो, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी। ऐसा नहीं है कि वहां पर इन दो पार्टियों के अलावा कोई पार्टियां नहीं है, लेकिन और पार्टियों का वैल्यू ना के बराबर है, और सरकार बनाने में ही दो पार्टियों की भूमिका होती है। लगभग अगर भारत का उदाहरण अगर देखा जाए तो भारत लगभग 1998-99 से पहले लगभग, आज भी हम लोग मल्टीलेटरल पार्टी में ही आते हैं, लेकिन पार्टी था, लेकिन इतनी सरकार गिर रही थी, इसलिए हम लोगों को एनडीए और यूपीए जैसे कॉन्सेप्ट लेकर के आना पड़ा। कि मतलब एक जैसे यूपीए में बड़ी पार्टी कांग्रेस हो जाएगी, एनडीए में बड़ी पार्टी बीजेपी हो जाएगी, और उसमें छोटे छोटे पार्टी इसमें आकर के मिल लेंगे, पार्टी दो ही दिखेगी, लेकिन उसमें नंबर ऑफ छोटे पार्टियों के कुछ अलायंस के माध्यम से ये आपका सिस्टम तैयार किया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट बनाई जाएगी। तो लगभग अगर किसी देश में अगर ड्यूल पार्टी सिस्टम है तो उसका आधार ये होता है कि किसी दो पार्टियों की ज्यादा मतलब बोलबाला होता है, उन्हीं के सबसे बड़ी बात होती है कि वो सरकार कैसे बनाया जाए, सरकार में क्या रोल होना चाहिए, इसी दो पार्टियों से संबंधित सरकार इन जनरल बनाया जाता है। और मल्टीलेटरल का मतलब ये होता है कि जिसमें दो से अधिक पार्टियां हों। आज के समय में अगर भारत को एक एंगल से देखने का प्रयास किया जाए तो मल्टीलेटरल में ही आएंगे। कितनी पार्टियां हैं? लगभग 6-7 तो पार्टियां आपके जो नेशनल स्तर पर पार्टियां हैं, स्टेट स्तर पर तो छोड़ ही दीजिए, क्षेत्रीय स्तर पर छोड़ ही दीजिए, इतने सारे पार्टियां हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपके टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, मैं फिर आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यह वीडियो हर स्टूडेंट के लिए जो भी सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन कहां से बने। और देख ही रहे हैं यूपीएससी का पैटर्न आज के समय में कहां से क्वेश्चन बन जाए, खासकर एसे राइटिंग, और अब तो स्टेट पीसीएस, बिहार पीसीएस में भी एक एसे का पेपर डाल दिया गया है। तो जब तक किसी टॉपिक को लेकर के अगर आपका बेसिक कंसेप्ट नहीं रहेंगे, आप क्वेश्चन को टेकल करने में असमर्थ हैं। तो चलिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक